नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 20 दिसंबर 2020 के समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परीक्षाएं एसएससी, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, एसआई, सीपीओ एसआई, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड अदर स्टेट सर्विसेज, इन सभी में यह हेल्प करेगा। तो आइए दोस्तों, एक एक करके चर्चा करते हैं राष्ट्रीय मामलों में। आज पहला टॉपिक है मेगा लेदर पार्क। अब यहीं से प्रश्न बन जाएगा कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर देश का पहला लेदर पार्क स्थापित किया, यानी मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जा रहा है। 5850 करोड़ रुपए के निवेश से कानपुर में मेगा लेदर पार्क आने वाला है। और यह इससे क्या होगा, कम से कम 1.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। यानी दिस प्रोजेक्ट विल क्रिएट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट फॉर 1.5 लाख पीपुल्स। दोस्तों, यह इस हाल ही में इस परियोजना को केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। यानी किसने अप्रूव कर दिया है? केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय। ये भी याद रखना, ये भी यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री। और मेगा लेदर क्लस्टर परियोजना लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करेगी। दोस्तों, कानपुर में मेगा लेदर के साथ उत्तर प्रदेश लेदर पार्क स्थापित करने वाला, यानी मेगा लेदर पार्क स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा। और दोस्तों, चमड़े के पार्क को प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए अपशिष्ट उपचार संयंत्र से सुसज्जित किया जाएगा। क्योंकि कानपुर की स्थिति आप देखते हैं, जैसे ही कानपुर में इंटर करते हैं, इस तरह से जो है वहां पर जो चमड़ा उद्योग है उसकी वजह से प्रदूषण जैसी समस्या, वहां पर जो गंगा नदी है वो प्रदूषित हो गई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसे बनाया जाएगा। और आप जान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, और साथ साथ इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ है। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। लखनऊ के बगल में ही है ये कानपुर, और कानपुर औद्योगिक शहर है। ये ध्यान रखेंगे कि कानपुर क्या है? एक औद्योगिक शहर है। इसे मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। कोर्ट कैन नॉट चेंज प्रेसिडेंट्स ऑर्डर ऑन शेड्यूल कास्ट। ऐसा किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 124 में है। इसी तरह से इसी अनुच्छेद को पलट देंगे, आर्टिकल 214 में क्या है? राज्यों में हाई कोर्ट होंगी। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि अनुसूचित जातियों पर राष्ट्रपति के आदेश में अदालत द्वारा बदलाव नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि आदिवासी समुदाय या अनुसूचित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 342(1) के तहत राष्ट्रपति के पास निहित इस अधिकार को अदालत में इसको जो है समीक्षा नहीं की जा सकती है। यह ध्यान रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि यह अदालत का काम नहीं है कि राष्ट्रपति के पास एक विशेष समुदाय को एसटी में शामिल करने का अधिकार है या नहीं। तो ऐसे में जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने यह कहते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के 2018 के एक फैसले को दरकिनार कर दिया है। क्या जनजाति गोवारी अनुसूचित जनजाति गोंड गोवारी का हिस्सा है? तो हाईकोर्ट ने कहा था कि गोवारी को अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाए। गोंड गोवारी को पहले से ही संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। तो ऐसे में, लेकिन अब देखिए यह निर्णय किसका है? राष्ट्रपति का है। तो ऐसे में यहां अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो अनुसूचित जनजातियां क्या होती हैं दोस्तों? इन्हें हम आदिम जातियां भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे? आदिम जातियां, या इन्हें हम वनवासी भी कहते हैं। यानी जिनका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक यानी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाया है। इन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए भारतीय संविधान में इनके लिए अलग से प्रबंध किया गया है। अनुसूची 5 और 6 आप देख सकते हैं। अनुच्छेद में भी हम चर्चा करेंगे। अनुसूची 5 और 6 क्या है? अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बारे में स्पेशल प्रिविलेज देता है। इसी तरह से अनुसूची यानी शेड्यूल 6 में क्या है? यानी स्पेशल प्रिविलेज फॉर किसके लिए? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियों के बारे में विशेष उपबंध है।
तो दोस्तों यह चूंकि इनको अभी यह पहाड़ों, हाँ याद रखना, इनकी अलग विशिष्ट संस्कृति है और भारत की जनसंख्या में 8.6% का योगदान है। यानी भारत की कुल जनसंख्या में 8.6 यानी 10 करोड़ से अधिक जनसंख्या आदिवासियों की है, जनजातियों की है दोस्तों। तो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों वे आदिवासी या आदिवासी समूहों को उनके राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इसे घोषित किया जाता है कि यह अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। तो अनुसूचित जनजातियां हमारे देश में मुख्यतः कहाँ फैली हैं? वनों में। इसीलिए आप देखिए पहाड़ी राज्यों में यह निवास करती हैं, ज़्यादातर मध्य प्रदेश में भी है अगर बात की जाए तो। यहाँ पर इन सब क्षेत्रों में, जैसे अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये मेघालय है, हाँ यहाँ पर गारो, खासी और जैंतिया। इसी तरह से ये पहाड़ियों के नाम भी हैं और जनजातियों के नाम भी हैं। इसी तरह अंडमान निकोबार में अंडमानी, ग्रेट निकोबारी, सेंटिनलीज, ओंगे, जारवा जनजातियां हैं ना। इसी तरह से जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में गद्दी, बकरवाल, उत्तराखंड में थारू, भुक्सा, भोटिया, जौनसारी, माहीगीर, बनरावत, राजी, ये सब जनजातियां। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी जनजातियां, गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। बैगा पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में कावर्धा पाई जाती है, राजस्थान में अगहरिया, सहरिया, कालबेलिया, मीणा जनजाति काफी विकसित जनजाति मानी जाती है दोस्तों, पाई जाती है। तो इस तरह से भारत के विभिन्न राज्यों में पहाड़ी क्षेत्रों और इलाकों में यह मुख्यतः वनों में पाई जाती हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं? आदिम लक्षण, यानी जैसे हम लोग सामान्य लोगों से इतर इनके लक्षण दिखाई देते हैं। यह भौगोलिक अलगाव होता है, अभी बहुत सारी जनजातियों में रहन सहन, सामाजिक अवचेतना का विकास नहीं हो पाया है। विशिष्ट संस्कृति इनकी है। जैसे थारू जनजाति क्या है? दीपावली में हम लोग दीप जलाते हैं, ये शोक के रूप में मनाती है। इसी तरह से आप नागालैंड में कोन्याक जनजाति है, कोन्याक ट्राइब है, उन्हें हेड हंटर्स कहा जाता है। तो वो वहाँ पर जैसे वो अपनी बेटी की शादी उन्हीं से करते हैं जिनके घरों में ज़्यादा नरमुंड टंगे होते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यह जनजातियों की अलग विशेष संस्कृतियां हैं, आर्थिक रूप से ये पिछड़ेपन का शिकार हैं। तो यही कारण है कि भारतीय संविधान में इनके लिए अलग से उल्लेख है। भारतीय संविधान की अनुसूचियां अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित नहीं करता है, इसीलिए आर्टिकल 366 के तहत अनुसूचित जनजातियों का संदर्भ उन समुदायों के रूप में किया जाता है जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति इसे अधिसूचित करता है। तो यह ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है कि इस पे अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। आज हम इसमें टॉपिक है सिंगापुर। नाम देख रहे हैं सिंगापुर, बहुत ही महत्वपूर्ण विकसित देश है। यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में, आसियान देशों में से एक प्रमुख देश है दोस्तों। 100% अर्बनाइजेशन यानी 100% नगरीकृत देश है, काफी साफ सुथरा देश है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी काफी अच्छे पायदान पर है दोस्तों। इसकी कैपिटल सिंगापुर सिटी है। हमारे बहुत सारे भारतीय वहां पर रहते हैं। तो यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में सिंगापुर की हॉकर संस्कृति को मान्यता दी। अब देखिए ये संस्कृति को मानता है, जैसे हमारे यहाँ याद हो तो इलाहाबाद में, प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन होता है तो उसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में, मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें होती हैं, तो यह अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में हॉकर संस्कृति को डाला गया है। इस सूची में चीनी सुलेख, योग और फ्लेमेंको को भी शामिल किया गया है। तो सिंगापुर में एक हॉकर सेंटर स्थानीय और अन्य एशियाई व्यंजनों की विविधता को रोकता है। वे सिंगापुर सरकार द्वारा सड़क के किनारे बाहरी भोजन स्थानों के विकल्प के रूप में स्थापित किए गए थे, जो शायद ही कभी स्वच्छता से पिछड़ते हों। तो वह बहुत साफ सुथरा सिटी है। कभी आप सिंगापुर जाएंगे देखेंगे वहां पर सब कुछ वेल मैनेज्ड है। सिंगापुर सरकार ने आमतौर पर साझा या समर्पित टेबल कुर्सियां, मोबाइल फूड कोर्ट के बजाय स्थायी स्टॉल की पेशकश की है। तो इस तरह से यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की अमूर्त धरोहर की सूची में शॉर्ट लिस्टेड किया है, ध्यान रखेंगे। और यूनेस्को का मुख्यालय बता ही चुका हूं, पेरिस में है। इसकी डायरेक्टर आंद्रे अजोले हैं। और हॉकर संस्कृति हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों में भी लोकप्रिय है। तो सीधे प्रश्न आ जाएगा कि अभी हाल ही में किस देश की हॉकर संस्कृति को अमूर्त यानी यूनेस्को ने अमूर्त विरासत के रूप में मान्यता दी, ऐसे प्रश्न आ जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है चाइना अपॉइंट न्यू जनरल फॉर इंडिया बॉर्डर कमांड। ये देख रहे हैं हमारा कितना सुंदर देश लगता है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र यानी पूर्वी लद्दाख में जारी भारत के साथ गतिरोध के बीच
चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है, ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए, याद रखिएगा, कि पश्चिमी थिएटर कमांडर के रूप में नए जनरल की नियुक्ति कर दी है। इससे फिर से नई चर्चा शुरू हो गई है। यह कमान चीन भारत सीमा पर निगरानी रखती है। तो केंद्रीय सैन्य विभाग, यानी कहाँ, चीन का केंद्रीय सैन्य विभाग के प्रमुख राष्ट्रपति जिनपिंग ने जनरल झांग शुंडोंग को पश्चिमी थिएटर कमांड का नया कमांडर नियुक्त कर दिया है। तो दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच मई से जारी गतिरोध के बीच पीएलए की पश्चिमी कमान में शीर्ष स्तर पर यह नई नियुक्ति की गई है और इससे नए कयास लगाए जा रहे हैं कि वास्तव में अभी भी चीन शांति नहीं चाह रहा है। ऐसे में हमारे देश के रक्षा मंत्री ने सीधे कह दिया है कि इस तरह की हरकतें भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस तरह से अभी 20वीं चक्र की बैठक भी हुई थी, उसमें दोनों इस गतिरोध को समाप्त करने में भारत सरकार, भारतीय कह सकते हैं विदेश मंत्रालय ने भी, रक्षा मंत्रालय, सब लोगों का यही कहना है कि आने वाले दिनों में यहाँ शांति स्थापित हो जाएगी और दोनों आपस में एक दूसरे से, मतलब सेनाओं को वहां से हटाएंगे। लेकिन इस तरह की नई नियुक्ति कर देने से एक नया राग छिड़ गया है। हालांकि भारत भी अब कमजोर पड़ने वाला नहीं है, इसीलिए भारत लगातार नित नए परीक्षण कर रहा है। डीआरडीओ हो या अन्य देशों से हम समझौता करके विभिन्न अपनी रक्षा पंक्ति को मजबूत करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आज समाचारों में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में। आप देख सकते हैं कि अमेरिका में तो पूरा जैसे लग रहा है कि आने वाले दिनों में पूरा अमेरिका का राष्ट्रपति भी हमारे देश का ही होगा। हालांकि उपराष्ट्रपति तक हम पहुंच ही गए हैं, भारतीय मूल की कमला हैरिस हैं। तो दोस्तों, इसी में एक और कड़ी आज जुड़ती है, इंडियन अमेरिकन वेदांत पटेल। इनका फोटो आप देख सकते हैं। वेदांत पटेल साहब को व्हाइट हाउस में, यानी अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है, 46 प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कौन बनेंगे, जोसेफ बाइडेन ने व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन एंड प्रेस स्टाफ के अतिरिक्त सदस्यों के नामों की घोषणा की है, जिसमें भारतीय अमेरिकी वेदांत पटेल को सहायक प्रेस सचिव नामित किया है। पटेल फिलहाल बाइडेन की उद्घाटन समिति के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और बाइडेन अभियान का हिस्सा रहे हैं। चुनाव में इन्होंने बहुत मतलब कह सकते हैं सक्रियता से भागीदारी की थी। और यह ध्यान रखेंगे, पटेल यूनिवर्सिटी रिवरसाइड और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से स्नातक हैं। पटेल का जन्म गुजरात राज्य में हुआ था और वह कैलिफोर्निया में पले बढ़े थे। उनका लालन पालन कैलिफोर्निया में हुआ था। व्हाइट हाउस के प्रेस अधिकारियों में सबसे पहले भारतीय अमेरिकी थी, ये भी ध्यान रखना, प्रिया सिंह थी। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तीसरे व्यक्ति होंगे। पहली प्रिया सिंह थी, वो ओबामा प्रशासन में 2009-10 में प्रेस सचिव रही। इसके बाद 2017 में से 19 तक राज साहब व्हाइट हाउस में डिप्टी प्रेस सचिव और राष्ट्रपति के उप सहायक भी रहे हैं। तो इस तरह से बाइडेन ने व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन और प्रेस अधिकारियों के रूप में पटेल समेत 16 लोगों को नियुक्त किया है। तो ये नाम भी ध्यान रखेंगे, आ सकता है परीक्षाओं में। यहाँ पर पॉइंट हमने दिया ही है। अब बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचार में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 24/7 आरटीजीएस मनी ट्रांसफर फॉर मर्चेंट्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डिजिटल वित्तीय सेवा मंच पेटीएम ने उच्च मूल्य के लेन देन करने वाली कंपनियों को समर्थन करने के लिए 24 घंटे यानी 24/7 आरटीजीएस सुविधा शुरू की है। यह व्यवसाय को अपने कर्मचारियों, विक्रेताओं, भागीदारों को थोक एवं त्वरित धन हस्तांतरण करने में सक्षम बनाता है। तो पेटीएम पे आउट के एपीआई और पेटीएम के व्यावसायिक डैशबोर्ड के माध्यम से बैंक खातों, यूपीआई पते, पेटीएम वॉलेट के तुरंत भुगतान कर सकते हैं दोस्तों। तो पेटीएम पे आउट एकमात्र सेवा प्रदाता है जो वॉलेट, यूपीआई, आईएमपीएस, एनआईएफटी, आरटीजीएस के माध्यम से हर समय पैसे के हस्तांतरण को सहज रूप से प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, ऐसे पूछ लेगा कि अभी हाल ही में डिजिटल सेवा का कौन सा प्लेटफॉर्म है जो 24/7 आरटीजीएस सुविधा शुरू किया है, ऐसे प्रश्न बन सकता है। तो यह ध्यान रखेंगे, और वो भी आरबीआई की संस्तुति के बाद है। अब बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में। दोस्तों, आज हम पुरस्कारों की चर्चा करेंगे। यह फिल्मी हस्तियां हैं, लेकिन इन्होंने खासकर कोरोना नामक महामारी में सोनू सूद का नाम आप लोगों ने देखा, खूब चर्चा में रहे हैं दोस्तों। तो यह जो है बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद एंड एक्ट्रेस यह भी दिख रही हैं, श्रद्धा कपूर है ये। तो कोरोना काल में गरीब मजदूरों और छात्रों को मदद कर मसीहा बनकर उभरे बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद और अदाकारा श्रद्धा कपूर को पेटा की ओर से हॉटेस्ट वेजिटेरियन का सम्मान दिया गया है। यानी पेटा क्या है, यही फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ जाएगा, कई बार आया हुआ है। तो पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल।
ने इस साल हॉटेस्ट वेजिटेरियन अवार्ड के लिए 2 भारतीय सेलिब्रिटी को चुना है। वह कौन-कौन से हैं? सोनू सूद और श्रद्धा कपूर को है। और इसके अलावा भी भारतीय जैसे अनुष्का शर्मा, विद्युत जम्वाल, कंगना रनौत, शाहिद कपूर, अमिताभ बच्चन, मानुषी चिल्लर, कार्तिक आर्यन, रेखा और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यह सम्मान मिल चुका है दोस्तों। और थोड़ा सा पेटा के बारे में जान लीजिए। पेटा इज एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इट वाज एस्टैब्लिश इन 22 मार्च ऑफ 1980। 1980 में स्थापित हुआ था दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर वर्जीनिया, वर्जीनिया कहाँ है? अमेरिका का एक प्रांत है। वहां के केंटकी ग्रास वर्जीनिया प्रकार की तंबाकू विश्व प्रसिद्ध है, याद रखना दोस्तों, टोबैको। तो यह जो है वहीं वर्जीनिया में स्थित है इसका मुख्यालय, यानी वर्जीनिया का नॉरफॉल्क, यहां पर भी मैंने दे दिया इसीलिए। और यह एक पशु अधिकार संगठन है दोस्तों, यानी इट एज अबाउट टू, कह सकते हैं कि इसमें कम से कम 60 लाख से ज्यादा लोग इसके सदस्य हैं। नया आंकड़ा आ गया है, 60 लाख से ज्यादा इसके सदस्य हैं पूरी दुनिया में, ध्यान रखेंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नॉरफॉल्क, और वो कहाँ है? वर्जीनिया प्रांत में। और इसके डायरेक्टर कौन है? तो इंग्रिड न्यूकिर्क हैं, इसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और भारत वर्ष 2000 में मुंबई में पेटा इंडिया की स्थापना किया था। तो ये फैक्ट है, 3-4 इसमें से निकल कर आ रहे हैं, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं खेल समाचारों में। तो मॉरिशस बैडमिंटन प्लेयर कैथ फू कुने बैंड फॉर 2 ईयर इन डोपिंग केस। कल दोस्तों हमने वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में बताया था। आज देखिए यहां पर आ ही गया कि मॉरिशस एक देश है सर, हिंद महासागर में स्थित देश है, जिसकी कैपिटल पोर्ट लुइस है। तो बैडमिंटन खिलाड़ी केट जेसिका फू कुने को डोपिंग रोधी उल्लंघन के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने 2 साल के लिए बैन कर दिया है दोस्तों। तो 27 वर्षीय कुने की प्रतिबंध अवधि 15 दिसंबर 2020 से लागू होगी दोस्तों। फू कुने 2019 के अफ्रीकी बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के दौरान पोर्ट हरकोट नाइजीरिया में प्रतिबंधित स्टेरॉइड में पता लगाया गया, तो ये पॉजिटिव पाई गई। आज जो है बहुत ही, कल आप देखे होंगे क्रिकेट इतिहास में भूचाल आ गया, यानी हम लोग कहां सपना देख रहे थे कि हमारा देश जीतेगा, लेकिन 36 पे हमारे रणबांकुरे ढेर हो गए। हालांकि देखिए क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है, कभी भी इस पर ज़्यादा दिल नहीं लगाना चाहिए। हम लोग नाराज हो जाते हैं खिलाड़ियों पर, ऐसा नहीं है, वो लोग कितने प्रेशर में खेलते हैं, तो हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। हर लोगों के साथ ऐसा कभी भी हो सकता है, कभी वो 350-400 रन भी तो बनाते हैं। ये भी देखिए एक एक व्यक्ति 250-250 रन, 2 डबल सेंचुरी मारता है। तो यह खेल है, अनिश्चितताओं का गेम है। तो एडिलीड टेस्ट, एडिलीड कहाँ है दोस्तों? याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का शहर है, मैं चर्चा भी कर चुका हूँ। पर्थ, यानी वहां का शहरों का नाम ध्यान रखना, BSc MA PhD मैंने बताया है। तो ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, एडिलीड, पर्थ, होबार्ट, डार्विन, ये सारे महत्वपूर्ण शहर हैं। यहाँ मैच होते हैं। पर्थ की पिच बहुत तेज है, हमारे इंडिया के बैट्समैन वहाँ पर, वहाँ के बॉलर बहुत तेज अच्छी बॉल करते हैं। इसी तरह से एडिलीड में हम लोगों ने पड़ी काफ़ी मजबूत पकड़ बना ली थी, लेकिन एकाएक क्या से क्या हो गया और 36 रन पर हम लोग ढेर हो गए। तो दोस्तों यह काफ़ी मतलब कह सकते हैं इतिहास बन गया। टेस्ट के तीसरे दिन भारत की दूसरी पारी में मात्र 36 रन और कोई भी खिलाड़ी 2.5 अंक पार नहीं कर पाया दोस्तों। तो यह भारत का सबसे कम स्कोर है। इससे पहले 42 रन था। भारतीय पारी 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ 42 रनों पर सिमटी थी। इसी तरह से दोस्तों विश्व इतिहास में अगर बात की जाए, टेस्ट इतिहास में एक पारी में सबसे कम का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाम है दोस्तों। 1955 में मात्र 26 रनों में सिमट गई थी। और इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका की टीम 2 बार 30-30 रनों पर सिमटी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम भी 1902 में इंग्लैंड के खिलाफ मात्र 36 रनों पर सिमट चुकी थी। तो इस तरह के रिकॉर्ड, ऐसा नहीं है कि ये आप देख रहे हैं विश्व के ये सब महान, मतलब कह सकते हैं यह ऑस्ट्रेलिया इतनी बार विश्व कप जीती है, इंग्लैंड, सब मजबूत टीमें रही हैं। अफ्रीका से मजबूत टीम कौन रही है? लेकिन सब देखिए, तो यह क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है। इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। अब बढ़ते हैं महत्वपूर्ण दिवस में। आज हम लोग 20 दिसंबर को मना रहे हैं विविधता में एकता, यानी एवरी ईयर इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन December 20 टू सेलिब्रेट द यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉलिडेरिटी। यानी एकता के महत्व को, एकजुटता दिवस हम लोग मनाते हैं 20 दिसंबर को, अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 दिसंबर 2005 को घोषित किया गया था। ये भी ध्यान रखा करिए। तो संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम घोषणा के अनुसार एकजुटता उन बुनियादी मूल्यों में से है जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए
आवश्यक है। तो एकजुटता को साझा हितों और उद्देश्यों के बारे में जागरूकता के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एक ऐसे समाज में एकता और संबंधों की मनोवैज्ञानिक भावना पैदा करता है जो लोगों को एक साथ बांधते हैं। इसीलिए देखिए, यूनाइटेड नेशन विश्व के देशों में शांति स्थापित करने के लिए तरह तरह की प्रयोग करता रहता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये पूरी पृथ्वी पर, यानी भौगोलिक परिस्थिति में पूरे विश्व पर, स्थलीय भाग पर जितने देश हैं या जलीय भाग पर द्वीपीय देश हैं, हम सब एक हैं, यानी मानवता की रक्षा करने के लिए हम सब एक हैं। तो इसीलिए सॉलिडरिटी डे या 20 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों। आप इतिहास की सीरीज में आज हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव की चर्चा करेंगे। इन्हें गुरुदेव कहा जाता है और महात्मा गांधी को उन्होंने महात्मा कह करके पुकारा था। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के संतान के रूप में 7 मई 1861 को जोड़ासांको ठाकुर बाड़ी में हुआ था। दोस्तों, 1883 में मृणालिनी देवी के साथ इनका विवाह हो गया था और पहले ऐसे एशियाई हैं जो 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों, इनकी रचना थी, ये भी ध्यान रखना, गीतांजलि। और 1915 में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, जिसे 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने वापस कर दिया था। दोस्तों, टैगोर के जो सबसे बड़े भाई द्विजेंद्र नाथ एक दार्शनिक और कवि थे, दूसरे भाई सत्येंद्र नाथ सभी यूरोपीय सिविल सेवा के लिए पहले भारतीय नियुक्त थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात ये क्या नहीं थे, कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं। दोस्तों, साहित्य की शायद ही ऐसी कोई शाखा हो, शायद ही कोई ब्रांच हो जिसमें इन्होंने रचना ना की हो। कविता भी, गान में, कथा, उपन्यास, नॉवेल, नाटक, प्रबंध, शिल्पकला, सभी विधाओं की इन्होंने रचना की है। उनकी प्रकाशित कृतियों में, यह भी ध्यान रखना, अक्सर परीक्षाओं में आ जाता है, गीतांजलि, गीताली, गीतिमाल्य, कथा ओ कहानी, शिशु, भोलेनाथ, कणिका, क्षणिका, खेया आदि प्रमुख हैं। उनकी कुछ पुस्तकें अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया था। अंग्रेजी अनुवाद के बाद पूरे इनकी प्रतिभा पूरे विश्व में फैली दोस्तों। तो इस तरह से उन्हें गुरुदेव से भी के नाम से भी जाना जाता था। बंगला साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति चेतना में नई जान फूंकने वाले वो युग दृष्टा थे, ध्यान रखना। और दोस्तों, टैगोर ने करीब 2200 से अधिक गीतों की रचना की। रविंद्र संगीत बंगला संस्कृति का एक अभिन्न कह सकते हैं अंग है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ बंगाली कल्चर, ये ध्यान रखेंगे। और वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, सम्मानित। और वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्र जनगण मन, हाँ, ये हमारा राष्ट्रगान है, और बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान हमार सोनार बंगला, गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। और दोस्तों, इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को कोलकाता, ब्रिटिश भारत में हुई थी दोस्तों। तो यह महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं, इनसे भी प्रश्न आता रहता है, दार्शनिक भी रहे हैं। अब दोस्तों आते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि लगातार बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में संदीप यादव, स्वैपी सोनू, भक्त, मैनू मलिक, प्रशांत, उदय जी के, शुभशीष राहू, शुभम रघुवंशी, विवेक सिंह, वंदना सैंधव, ज्ञान रंजन साहू, अश्विन प्रभा, ओलेक सैनु, विश्वजीत कुशवाहा, गोपाल कृष्णा बेहरा, सूरज उपाध्याय, अभिषेक अचवाले, भात यूनिस, नक्षत्र, नियोगिता शाक्य, मधु आशुतोष, सरबर्था बनर्जी, राजा कुमार मंडल, सोमेंदु, सुकन्या जेना, शुभम सेठ, दीपक कुमार, रेहान खान। इन सब लोगों, जितने लोगों का नाम लिया है, इन लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने उत्तर दिया है और कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है। इस तरह से दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर दें। कुछ लोग लगातार उत्तर दे रहे हैं। आधा घंटे का ही समय है प्यारे बच्चों, यह जरूर इस पर समय दें, यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मेगा लेदर पार्क स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन जाएगा? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या बिहार? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों को राष्ट्रपति द्वारा मान्यता दिया जाता है? अनुच्छेद 341, 342, 352 या 356? अनुच्छेद भी याद रखिए, कम से कम आपको 50 से 100 आर्टिकल याद होने चाहिए। अब जैसे ये चर्चा में आ गया तो इसे याद रखें।
नेक्स्ट है, यूनेस्को ने हाल ही में किस देश की हॉकर संस्कृति को अमूर्त संस्कृत विरासत की सूची में शामिल किया है? भारत, सिंगापुर, थाईलैंड या इंडोनेशिया? अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को सहायक प्रेस सचिव नामित किया है? रो खन्ना को, वेदांत पटेल को, प्रिया सिंह को या राज शाह को? तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, दो इससे पहले भी रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, किस डिजिटल वित्तीय सेवा मंच ने उच्च मूल्य के लेन देन करने वाली कंपनियों का समर्थन करने के लिए 24x7 आरटीजीएस सुविधा शुरू की है? पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या इनमें से कोई नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू इंडियन सेलिब्रिटीज हैव बीन चूजन बाय पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, यानी पेटा द्वारा हॉटेस्ट वेजिटेरियन अवार्ड चुना गया है दिस ईयर? वह कौन है? कंगना रनौत और अक्षय कुमार, सोनू सूद और श्रद्धा कपूर, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, पीवी सिंधु और रोहित शर्मा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की बैडमिंटन खिलाड़ी को डोपिंग रोधी उल्लंघन के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने 2 साल के लिए बैन कर दिया है? इंडोनेशिया, भारत, मॉरिशस या जापान? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर या 21 दिसंबर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1910, 11, 12 या 13? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की पदवी किस घटना के विरोध में वापस कर दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा हत्याकांड या रोलेट एक्ट या भगत सिंह को फांसी के विरोध में? तो इन्हीं 10 प्रश्न का इस उत्तर आपको शीघ्र देना है। और दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी बताना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।